Hello, welcome to the San Wilfred online law classes, and I am teaching you consumer protection laws, and today's topics are constitution and procedure of Consumer Protection Council, and we will discuss later rights of consumers, definition of service and deficiency in service. So these are the topics we will discuss, and let's start. Now, Consumer Protection Council. एज वी नो कि कंज्यूमर्स के लिए राइट्स प्रोवाइड करे गए, उनके लिए रेमेडीज प्रोवाइड करी गई, पर उनको सीख कहाँ करा जाएगा, उनको कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी, उनका रिड्रेसल कहाँ से कंज्यूमर मतलब जाके सीख कर सकता है, मतलब ले सकता है, या फिर जाके मतलब एक केस कंप्लेंट फाइल कर सकता है अपनी। तो वो डिफाइन करी गई थी सेक्शन 4 में नेशनल काउंसिल में, जो कि जो थ्री टेयर लेवल है, जो हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो 3 टेयर लेवल पे है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो नेशनल लेवल है, उसके बाद हमारा स्टेट लेवल होता है और सबसे लोअर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद नेशनल प्रोटेक्शन काउंसिल। नेशनल प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो सेक्शन 4 में दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और which is established by central government by notification in official gazette, नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट के थ्रू उसको एस्टैब्लिश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें मेंबर्स हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होंगे, जो वो चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के। उसके अलावा अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो अपॉइंट करेंगी, जिनको नॉमिनेट करेगी मेंबर्स को, वो उसके ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के एट द नेशनल लेवल। देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वो सेक्शन 5 में दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो हमने अपॉइंट करी है नेशनल लेवल पे, अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसकी एक साल में कम से कम एक मीटिंग होना कंपलसरी है। वो एज अ लॉ प्रोवाइड करी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि कभी भी एक साल के अंदर में मिनिमम एक मीटिंग तो कंडक्ट करवाएगी नेशनल काउंसिल अपने मेंबर्स की और उनके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके साथ। एंड इसी में और ये दिया गया है कि जो चेयरमैन है वो डिसाइड कर सकता है वेयर एवर वेन एवर इट इज़ नेसेसरी, वो वहाँ पे कंडक्ट करा सकता है मीटिंग्स को। उसका प्रोसीजर डिसाइड कर सकता है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा कंडक्ट करने का मीटिंग का, वो सब चेयरमैन के डिसीजन के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नाउ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो दिया गया सेक्शन 7 में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एस्टैब्लिश करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द स्टेट लेवल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट के थ्रू एक डेट प्रोवाइड करी जाती है, उस दिन से ये एक काउंसिल एस्टैब्लिश करी जाती है। देन इसके मेंबर्स भी वही हैं जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी है। इसमें है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर होंगे, जो चेयरमैन भी होंगे। उसके अलावा सम अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, जिनको नॉमिनेट करेगी, वो ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। उसके बाद एक इसमें और है पॉइंट है, सच अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश करती है स्टेट काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे उनके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मेंबर्स अपॉइंट करेगी या नॉमिनेट करती है वो मेंबर्स भी इंक्लूड करे जाते हैं। पर वो उनका जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, मतलब वो फिक्स है कि 10 से ज़्यादा मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा वो बढ़ा नहीं सकती मेंबर्स को। एटलीस्ट मैक्सिमम 10, नॉट मोर देन दैट। देन केम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 1986 एक्ट में जब स्टैब्लिश करा गया था, जब इंट्रोड्यूस करा गया था एक्ट, तो 2 ही काउंसिल स्टैब्लिश थे उसमें, एक तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। लेटर इट वाज नीडेड कि भाई अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होना चाहिए, लोअर फोरा होना चाहिए, ताकि लोअर लेवल पे लोगों को दिक्कत ना हो और वो बार बार सीधे स्टेट लेवल पे जाने की जरूरत ना पड़े, और डिस्ट्रिक्ट या फिर उस अदर अथॉरिटीज़ द्वारा वो उसका रिड्रेसल दिया जा सके। तो इस केस में
तो इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को इंट्रोड्यूस करा गया बाय 2002 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मतलब 2002 में जब अमेंडमेंट करा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को भी इंक्लूड करा गया। वो सेक्शन 8A जो बात करता है वह कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करता है। अब इसके मेंबर्स कौन होंगे, जो कलेक्टर होगा डिस्ट्रिक्ट का वो चेयरमैन होगा उसका, और अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो उसके अदर मेंबर्स होंगे। ना प्रोसीजर बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसमें भी यही प्रोसीजर है कि उसकी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स हेल्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है एवरी ईयर। मतलब हर साल 2 मीटिंग्स तो एटलीस्ट होंगी। उसके अलावा अगर चेयरमैन नेसेसरी समझता है या उसको लगता है कि हम मीटिंग हेल्ड कराना ज़रूरी है तो उस केस में चेयरमैन कॉल कर सकता है मीटिंग को। सेम प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट में भी है। स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में भी यही होगा कि जो चेयरमैन है मतलब एटलीस्ट 2 मीटिंग्स होंगी हर साल। 2 मीटिंग्स होना बहुत मतलब कंपलसरी है। उसके अलावा चेयरमैन चाहे तो उसके अलावा एक्स्ट्रा मीटिंग्स हेल्ड करा सकता है अदर इन केस इट इज़ नेसेसरी। ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है जो 3 टियर लेवल पे है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमारे आते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स कि हमारे कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं, ताकि उनको अवेयर हो सके कि अंडर दिस एक्ट दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी हार्म। तो ताकि वो कोई भी ऐसे उनकी ग्रीवेंसेस हो सकती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में जाके उनको रिड्रेस सीक कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। Here are these are the rights of the consumers. Right to be protected. Now what is the right to be protected of consumers? कि consumers का right को protect करने का क्या right है उनको। तो इस केस में ये कोई hazardous goods, कोई harmful goods उसकी marketing को से मतलब उसको protection दिया जाए कि मतलब ऐसे अगर harmful products मतलब market में आ रहे हैं जो कि उनकी मतलब health को या उनके बॉडी को लेकर हार्मफुल है, उस केस में उनको उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है कि अगर वो उनको हार्म करता है देन दे आर अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट कि तो उसके लिए वो अगेंस्ट द कंप्लेंट वो फोरम में जाके वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उसके बाद उस हार्म के लिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नाउ व्हाट इज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू इन्फॉर्म मतलब मुझे क्वांटिटी, क्वालिटी, नेचर, स्टैंडर्ड सबकी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। मुझे मेरा राइट है, ये मेरा राइट है कि कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी, नेचर, स्टैंडर्ड और पोटेंसी क्या है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता हूँ जो भी सेलर है या मैन्युफैक्चरर है उससे। उसके बाद आता है राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड मतलब एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट कि आपको अश्योरेंस दी गई है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं आपके लिए वो आप ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसके लिए एंड दे आर अवेलेबल एट देयर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर है अवेलेबल हैं। वो प्रॉपर प्राइसेस के बेस पर आप उन पे डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी गुड्स और सर्विसेज अवेल करनी है। उसके अलावा राइट टू बी हर्ड। अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है, कोई कंप्लेंट है तो उसका भी रिड्रेसल होना चाहिए, उसकी भी मतलब उसको पूरा करा जाना चाहिए, उसको दूर करा जाना चाहिए आपके प्रॉब्लम। तो उसका भी राइट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है उस गुड्स या सर्विसेज से तो यू हैव द राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल अगर आपकी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर आपको आंसर नहीं मिल रहा है या सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस केस में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो किसी प्रॉपर फोरम के सामने एंड दे विल गिव द रिड्रेसल अबाउट द प्रॉब्लम। दे विल गिव यू द राइट वी कैन से proper redressal of your grievances should be provided by the forum. Right to consumer education. Now this is also a right of consumer to be educated कि भाई उसका right है कि वो educate किया जाए कि उसके क्या rights हैं, क्या उसके पास powers हैं कि अगर in case he has any problem or he has any grievances against any goods or services then he should know about his rights। तो उसके लिए भी उसको ये right दिया गया कि right to consumer education। उसका right है कि वो educate हो उस चीज़ के बारे में कि उसके ये rights है ताकि अगर इन केस उसके साथ कुछ
मतलब हानि होती है, किसी तरह का हार्म होता है, या किसी तरह का उसको मतलब उसके साथ ऑनेस्टी नहीं कंडक्ट करी जाती है, या फिर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं बिहेवियर मतलब नहीं किया जाता है, जो भी कंपनीज है या फिर कोई सेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है उनके द्वारा, तो इन केस वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स को करने के लिए सीक कर सकता है रिड्रेसल किसी भी फॉरम में, जो हमें 3 टायर जो फॉरम प्रोवाइड करे गए हैं उनके थ्रू. Then we will discuss definition of service. Now what is service? Here is described in this section 210 of Consumer Protection Act 1986. The definition of service is provided. Let's see. Service of any description available to potential users includes but not limited to. मतलब कोई भी सर्विसेज जो अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबल है उसके एरिया मतलब एरिया में, या फिर वी कैन से होलसम मार्केट में, तो उस केस में पोटेंशियल यूजर्स के लिए इंक्लूड करता है, बट नॉट लिमिटेड टू. ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी सर्विसेज है जो मार्केट में उसके लिए अवेलेबल हो सकती है उसके यूज़ के लिए, बट दिस इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव और एक्सॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ सर्विस. तो इस केस में क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा. These are some of the services which are available for consumers in the market. कि वो जब मतलब जब ये सर्विसेज यूज़ करता है, then he is called a consumer of services. Like we use the services of cab, taxis, we go in the cinema hall, we are using their services. Then we are using the electricity in our houses. This is also service provided by electrical companies, electricity companies. This is a definition, not exhaustive definition of the service. Now there are two exceptions to this definition. Service rendered free of charge. Now which are the services rendered free of charge? They are not included in the definition of service. They are outside the purview of the definition of service in Consumer Protection Act 1986. मतलब कोई भी सर्विस जो आपको फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई वॉलंटरी कोई सर्विस प्रोवाइड करी गई है, उस केस में विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है फ्री ऑफ चार्ज, इन दैट केस you are not the consumer of services and it is not covered under Consumer Protection Act 1986. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस इज उसको भी कंसिडर किया गया है कि ये सर्विस में नहीं आएगा, इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि इसमें आप पर्सनल सर्विस के लिए अपॉइंट कर रहे हो. इन दैट केस जैसे कंज्यूमर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये दिया गया है कि पर्सनल सर्विस होती है, जैसे मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, इट इज़ फॉर पर्सनल यूज़. मतलब आप उसको दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, काम करवा सकते हो, देन इट इज़ कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड इट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ कंज्यूमर सर्विस, एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. मतलब उसको बाहर कर दिया गया है, इसको इस पॉइंट को सर्विस में नहीं इंक्लूड किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. Deficiency in service. Now we have understood what is service. Now we will understand what is deficiency in service. कब deficiency service में होगी जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल करेंगे. Then 21G of Consumer Protection Act 1986 describes or provides for the definition of deficiency in service. And let's see, any kind of fault, कोई भी कमी, imperfection, कोई बिना परफेक्शन से कोई करा गया काम, कोई शॉर्टकमिंग, इनएडिक्वेसी, कोई सर्विस में इनएडिक्वेसी रह गई हो, जिस प्रॉपर तरीके से नहीं करा गया हो, इन किस चीज़ में, क्वालिटी, क्वांटिटी, नेचर और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस. मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में या फिर नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी में जो आपको सर्विसेज जिसके लिए आपने उसको अपॉइंट करा था, जिसके लिए आपने उसकी सर्विसेज अवेल करी थी, उसमें अगर कोई इनएडिक्वेसी है, कोई इसमें शॉर्टकमिंग रह गई है, या उसने प्रॉपर तरीके मैनर ऑफ परफॉर्मेंस यूज़ नहीं किया उसको कंडक्ट करने में, उसको सर्विसेज को परफॉर्म करने में, इन दैट केस जो कि रिक्वायर्ड थी अंडर एनी लॉ, जो कि रिक्वायर्ड है कि वो ऐसे उसके द्वारा ऐसे करा जाना चाहिए था, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू के द्वारा ही करा जाना चाहिए था, बाय और अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के अंडर में और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में ये डिस्क्राइब था कि आप ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके एज ए दिस मैनर यू विल परफॉर्म द सर्विस, एंड ही डिडंट उसने ऐसा नहीं किया है, तो इन दैट केस उसमें उसको डेफिशिएंसी इन सर्विस माना गया है. लाइक
अब आपने कोई जैसे प्लॉट लैंड है, आपके पास एक प्लॉट है, आप उस पर घर बनाना चाहते हो, तो आपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपॉइंट करा कि आप मेरा घर बना दीजिए और उसमें प्रॉपर मटेरियल्स आप उस तरीके से यूज़ कीजिएगा, अच्छा सैनिटरी वेयर यूज़ कीजिएगा। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोवेस्ट और चीपेस्ट क्वालिटी का उन्होंने उस चीज़ में जो मटेरियल है वो यूज़ किया, और उस वजह से आपके घर का कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब हुआ। तो इट इज़ एन डेफिशिएंसी इन सर्विस कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं किया, चीपेस्ट किया, लोवेस्ट अपना कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, देन दिस इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड ही कैन बी लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी कैन बी हेड लाइबल अंडर एनी for his deficiency in service. So these are the topics we have discussed today, and thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.